कैंट, यूनाइटेड किंगडम 3 दिसंबर 2005 को एक दरवाज़ा खटखटाया जाता है। Morning, David, it's the police. Hello. We need to come and speak to you. Oh, yes. पुलिस आई है 33 साल पुराने एक अपराध के संबंध में उससे पूछताछ करने। रात के अंधेरों में दिन दहाड़े होता क्राइम, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, साइबर, डूडला, ट्रू क्राइम स्टोरीज। David, if you listen to what I'm going to say, Yes. we're from Kent Police and we're investigating the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Okay? पुलिस पहुंची है विंडी नेल और कैरोलाइन पियर्स के 1987 में कुछ महीनों के अंतराल से हुए हत्याकांड के संबंध में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने। और क्या इसने सिर्फ 2 ही अपराध किए हैं? और पुलिस अब तक कर क्या रही थी? आखिर उसको 33 साल क्यों लग गए इस व्यक्ति तक पहुंचने में? इन सवालों का जवाब हम जानेंगे बाद में। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। विंडी नेल और कैरोलाइन पियर्स की हत्या कब और इसने कैसे की? 22 जुलाई 1987 को 25 वर्षीय विंडी नेल की गला दबाकर हत्या करी और उसके साथ बलात्कार किया। उसी तरह ट्यूसडे 24 नवंबर को 20 वर्षीय कैरोलाइन पियर्स की गला दबाकर हत्या की और बलात्कार भी किया। दोनों ही हत्याकांड में 4 सितंबर 1954 को पैदा हुए डेविड फुलर को पुलिस ने अभी पकड़ा। पकड़े जाते समय डेविड फुलर की उम्र 65 वर्ष थी। विंडी और कैरोलाइन दोनों की हत्या में कुछ समानता थी। क्या समानता थी उस पर हम अभी बात करेंगे। विंडी की हत्या हुई और उसकी हत्या के बारे में अगले दिन खबर मिली जब उसका बॉयफ्रेंड घर आया और घर पे उसने पाई विंडी की लाश और बिखरा हुआ खून। और कैरोलाइन के केस में मामला ये रहा कि कैरोलाइन लगभग 1 महीने तक अपने घर से मिसिंग रही और जब वो घर से जा रही थी उस वक्त उसकी कुछ आवाज़ें उसके पड़ोसियों ने सुनी और 1 महीने के बाद जाकर उसका लाश मिली बहुत दूर, करीब 45 माइल दूर उसके घर से। ये 45 किलोमीटर दूर उसकी लाश क्यों और कैसे पहुंची, ये आज 2023 मई तक भी अनसॉल्व्ड मामला है। अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है कि आखिर क्यों और कैसे कर वो पहुंची। तो कुल मिलाकर ये मामला समाप्त हुआ, ये 2 केस सॉल्व हुए और पुलिस राहत की सांस लेती कि लगभग 33 साल बाद ये मामला सॉल्व हुआ है। उससे पहले ही उनके लिए कुछ हैरानी की चीज़ें मौजूद थीं। जब उन्होंने सर्च किया डेविड का घर तो उनको हज़ारों की संख्या में फ़ोटोग्राफ और सॉफ्ट में मटेरियल मिला जो कि पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव और तमाम तरह के स्टोर कर सकने वाली चीज़ों में मौजूद था। और इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया, हर फाइल को, हर हार्ड कॉपी को और हर सॉफ्ट कॉपी को देखने की कोशिश करी। तो ये जो हैरानी थी इसने डेविड के एक बड़े और भयंकर अपराध की तरफ इंगित किया जो इन 2 मर्डर से कम नहीं था और लोगों को झकझोर देने वाला था। पर अभी हम बात करते हैं कि ये डेविड पकड़ा कैसे गया 33 साल बाद। तो मामला यह है कि 1987 में जब ये दोनों लड़कियों की हत्या हुई थी उस समय डीएनए की टेक्नोलॉजी बहुत शुरुआती दौर में थी और 2019 आए तक ये टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि इंग्लैंड के पास, यूके के पास बहुत सारे डेटाबेस में सैंपल मौजूद थे ऐसे लोगों के जो अलग अलग अपराधों में कहीं किसी मामले में गिरफ्तार किए गए और उनके डीएनए के सैंपल से इस बात को देखा जा सकता था कि किसी और मामले में जिसमें कि पुराने किसी केस में जैसे कि विंडी और कैरोलाइन का केस था उसमें लिए गए डीएनए के सैंपल क्या किसी नए मामले में आए हुए अपराधी या आरोपी के डीएनए सैंपल से इतना भी मिलता है कि उसके रिश्तेदारों का अंदाज़ लगाया जा सके कि उसके रिश्तेदारों में
तो कहीं किसी ने अपराध नहीं किया। तो बस यही मामला बना डेविड के पकड़े जाने का। उसके रिश्तेदारों में से एक व्यक्ति कभी पुलिस के मामले में आया था और उसका डीएनए मौजूद था पुलिस के रिकॉर्ड्स में। उन रिकॉर्ड्स में जब देखा गया तो 90 लोगों पर शॉर्ट लिस्ट किया गया कि 90 लोग में से कोई एक हो सकता है। और फिर वहाँ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए डेविड पर जाकर मामला रोका। तो अब विंडी और कैरोलाइन का मामला पूरी तरह से सॉल्व है। आप समझ चुके हैं कि ये पकड़ा कैसे गया डेविड। पर जो सीडी डीवीडी मिली थी, जो स्टोर करने वाले डॉक्यूमेंट्स मिले थे, हार्ड कॉपी में फ़ोटोग्राफ्स मिले थे, लिखे हुए मटेरियल मिले थे, वो सब को देख के पुलिस के सामने जो अपराध सामने था वो ये था कि इस डेविड ने 100 से अधिक महिलाओं के साथ रेप किया था, उनकी लाश के साथ अलग अलग तरह से सेक्स किया हुआ था। और ये वो कैसे कर पाया, आइए अब इसको हम जानते हैं। तो डेविड काम करता था हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिशियन के तौर पे, और वो अपनी ड्यूटी इस तरह से लगवाता था कि 11 बजे रात के बाद उसकी ड्यूटी लगती थी। और उस दौरान मॉर्चरी में जहाँ की लाश रखी जाती हैं वहाँ पर वो जाकर अपने इन कुकृत्यों को अंजाम देता था और उसके फ़ोटोग्राफ लेता था, उसके वीडियो लेता था, नाम लिखता था। उसके ऊपर जो 100 से अधिक महिलाओं के साथ ये करने का आरोप लगा, उसमें से 78 के नाम उसको याद थे। ये हैरान कर देने वाला मामला हुआ और फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। Record their names? Yes. Okay. Did you record their ages? Yes. Okay. Why did you record what was going on? I don't know why. डेविड ने अपने किए हर जुर्म के डिटेल को बताया। पुलिस इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि कैसे इतने दिनों तक लगातार वो मॉर्चरी में जाता रहा। तो उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो वक्त चुनता था और कैसे वो अपना रास्ता चुनता था पहुंचने के लिए मॉर्चरी में, और इस बात का ध्यान रखता था कि वो किसी भी तरह से सीसीटीवी कैमरे की कैच में नहीं आए। फिर भी वो बाहर के एरिया में कैच में आया और उसको वो दिखाई दिया। इसी मामले में आज़रा कमाल 16 जुलाई 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनका शरीर भी था उस समय जब उसके साथ भी उसने उन 101 लोगों में से बदतमीज़ी करी। उसकी मां ने स्काई न्यूज़ को अपने इंटरव्यू के दौरान अपने दर्द को बयान किया कि कैसे वो अगले दिन अपनी बेटी को गोद में लिए हुए थी, अब उससे लिपटी हुई थी और उसे अब ये पता चला है कि उसकी बेटी के साथ इस व्यक्ति डेविड ने ये सब किया हुआ था। ये सब जान के उन तमाम लोगों के परिवारों पर वो गुज़रा जो शायद हम कभी अंदाज़ नहीं लगा सकते। तो ये पूरा मामला था उस हैरान कर देने वाले अपराध का जिसको डेविड फुलर ने अंजाम दिया। शुरुआत हुई थी 2 लड़कियों की हत्याओं से और मामला पहुंच गया कई 100 तक। क्या पता ये इतने ही मामले थे या इससे भी ज़्यादा। इनकी पत्नी का बहुत दुख के साथ उन्होंने कहा कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगा। 15 दिसंबर 2021 को उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, जिसमें होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ सकता। इसके अलावा उसके ऊपर अक्टूबर में चार्ज किए गए वो मामलों के लिए जो कि उसने 101 से अधिक महिलाओं के साथ जो किया मॉर्चरी में, और उसके लिए भी उसे 3 नवंबर 2022 को सज़ा दी गई। अब हम आपको छोड़ जा रहे हैं जज साहब के उस ऑर्डर से जो उन्होंने उसके इस हॉस्पिटल्स में किए गए घटनाक्रम के बारे में कहा था। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इंसान चाहे तो अपने को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है ऊपर ले जाने की, और अगर इंसान गिरे तो कितना गिर सकता है, इस बात की
प्रमाण है, इस बात की मिसाल है डेविड फुलर। There is a settled process by which the court reaches sentence. I must assess the degree of your responsibility, establish the harm caused, and consider aggravating and mitigating features. There is no sentencing guideline for sexual penetration of a corpse or for possessing extreme pornography. The maximum sentence for both offences is 2 years imprisonment. In my judgment, each of these offences was of high culpability, all of them the highest possible blameworthiness. The offences committed in the mortuaries involved an astonishing breach of trust and invasion of privacy, which was repeated so much that it became habitual. The dead bodies of women were used for your sexual gratification. Each was recorded, and some were further manipulated when reduced to digital images. The mortuary offences were also of the highest category of harm, as the impact statements the court has heard have testified. You have no regard for the dignity of the dead. Women who had recently died were attacked at a time when they were utterly alone and unable to resist or report your exploitation. As you well knew, those who cared for them were mourning their loss at the very time you were abusing them. There are numerous aggravating features obvious in the description of what you did: the location, the repetition, the abuse of position, the utter degradation of those recently living human beings, and in particular, the multiplicity of victims. There is no mitigation. I have seen no evidence of genuine remorse, as opposed to hollow regret now that you are under public scrutiny.